चलिए बच्चों, नया सेशन मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं उधर नहीं 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 अभी नहीं, आखिरी के 1 घंटे पे चलो, आखिरी के 1 घंटे पे चलो। इंडियन स्टैम्प एक्ट, तब थोड़ा ऐसे थके वके हो जाए तो अच्छा लगता है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए सब लोग। यस हरदीप जी, प्लीज एवरीवन जल्दी 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 आ जाइए। तो नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। चलिए, बहुत अच्छा लॉ है। एग्जाम के लिए वेटेज है 5 to 8 मार्क्स। चलिए शैल वी बिगिन। चलिए बच्चों, क्यों पढ़ते हैं सीएस को? ये टॉपिक जानना जरूरी क्यों है? ताकि सीएस को ये पता चले कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाना पे करना जरूरी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना है। ठीक है। अ, ये जो एक्ट है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जो लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है बच्चों? ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है। लेकिन अगेन स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, हर एक स्टेट के क्या है बच्चों अपने अपने लॉ है, बट इट्स अ मॉडल लॉ। मॉडल लॉ मतलब एक स्टैंडर्ड लॉ है। हर एक स्टेट ने लगभग इस लॉ को क्या किया है बच्चों? कॉपी किया है। तो अगर अपने को ये लॉ अच्छे से आ गया तो हमको सारे स्टेट के स्टैम्प लॉ से अपन क्या बन जाएंगे? फॉर्मुलियर बन जाएंगे। ठीक है। डेफिनेशन है बच्चों, बिल ऑफ लेडिंग। अगर आपको शिपिंग अथॉरिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स को छुटवाना है, शिपिंग शिपिंग अथॉरिटी से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने हैं तो आप क्या यूज करते हैं बच्चों? बिल ऑफ लेडिंग। मेट्स रिसीट बिल ऑफ लेडिंग नहीं होता। कन्वेंस, व्हाट इज कन्वेंस? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम कन्वेंस बोलते हैं। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड इज एनी डॉक्यूमेंट विच हैज बीन साइन। एग्जीक्यूशन इज अंडर द प्रोसेस ऑफ साइनिंग। एग्जीक्यूशन क्या होता है बच्चों? अंडर द प्रोसेस ऑफ साइनिंग। एंड द वर्ड एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स सिग्नेचर ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। सिग्नेचर या फिर मार्क्स ऑफ एन इलिटरेट पर्सन, ये एग्जीक्यूशन के अंदर आ गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब प्रॉपरली साइन किया हुआ है। ठीक है। नाउ उसके बाद बॉन्ड। अच्छा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया किसके ऊपर बच्चों? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, प्रॉपर चार्ट बनवा के दिया था एग्जीक्यूट, तो आप बच्चों एज इट इज एग्जाम में क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटेड का मतलब साइन और एग्जीक्यूशन का मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर इंक्लूड्स मार्क्स बाय एन इलिटरेट पर्सन। चलिए बच्चों, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 में एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन को डिफाइन किया गया है। 3 बजे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बॉन्ड इज व्हाट? रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी विथ कंडीशन और विदाउट कंडीशन। लीज, आप बेसिकली मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को का जब आप क्या ट्रांसफर करते हैं? पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम लीज बोलते हैं। पट्टा, टोल और कबूलियत, इनको भी किसके अंदर डिफाइन इंक्लूड किया गया है? लीज के अंदर इन्हें भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिसीट। रिसीट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। एक डॉक्यूमेंट जिसके जरिए एक बंदा एक्सेप्ट करता है कि उसने क्या रिसीव कर लिया है? मनी, चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कर लिया है। एक इंसान जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये बोलता है कि उसने डेट के अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं किया है पर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसने रिसीव कर लिया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू एक इंसान ये कहता है कि उसको उसका डिमांड का पूरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई है पर डिमांड का एक पार्ट सेटिस्फाई हुआ है। मुझे गरिमा से 100 रुपए लेने थे, गरिमा ने मुझे 20 रुपए दे दिए, तो क्या मेरी पूरी डिमांड सेटिस्फाई हुई? डिमांड डिमांड का एक पार्ट सेटिस्फाइड हुआ, डिमांड का एक पार्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये एक्नॉलेज करता है कि हम मुझे पैसा प्राप्त हुआ है, भले मेरा नाम लिखा है नहीं लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटर एक्नॉलेजिंग रिसीट ऑफ मनी और चेक इज अ रिसीट। कोई भी लेटर जो ये बोलता है कि मुझे पैसे मिले हैं या चेक मिला है, क्या है बच्चों? तो कुल मिला के कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये एक्नॉलेज करे कि जो बंदा रिसीट इश्यू कर रहा है उसको क्या मिले हैं बच्चों? उसको पेमेंट मिला हुआ है, उसको पैसे मिले हुए हैं, उसको हम रिसीट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 30 क्या बोलता है इंडियन स्टैम्प एक्ट का? अगर वो एसी चालू कर दे ना मोबाइल से। चलिए इधर देखिए, कोई भी इंसान, सेक्शन 30 के हिसाब से कोई भी इंसान जिसको 20 रुपए से ज्यादा मिल रहा है,
कोई भी इंसान जिसको क्या मिल रहा है बच्चों, 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है इन अमाउंट, अमाउंट मतलब कैश में या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक के थ्रू, ठीक है। और सामने वाला इंसान उससे क्या करता है, डिमांड करता है, तो उसको कंपल्सरी क्या इश्यू करना चाहिए, रिसीट इश्यू करना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट कंडीशंस के साथ भी हो सकता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ क्या बोला है बच्चे, प्रॉमिसरी नोट कंडीशंस के बिना कंडीशन के हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है, बट इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर इट मे और मे नॉट बी विद कंडीशन, कंडीशन के साथ भी हो सकता है और कंडीशन के बिना भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, सेम बच्चों, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इज नथिंग, इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो जहाँ पे एक बंदा किसी दूसरे बंदे को क्या करता है, ऑर्डर देता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन ऑन डिमांड या फिर एट अ स्पेसिफिक टाइम। सेम बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा है वही है, बट यहाँ पे विथ कंडीशन भी हो सकता है, विथ कि आप उसको पैसे तभी देना जब आपके पास क्या है, पैसे अवेलेबल हो, तो विथ कंडीशन भी हो सकता है और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म बच्चों? सब्सटेंस का मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका कंटेंट पढ़ के समझ में आता है कि वो एक सेल डीड है। इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के क्या समझ में आता है, आफ्टर गोइंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट हमें समझ में आता है कि वो सेल डीड है। लेकिन जब उसका हमने टाइटल देखा, फॉर्मेट देखा, तो उसके ऊपर क्या लिखा है, लीज डीड। तो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सब्सटेंस एंड फॉर्म ऑफ द डीड, कोर्ट किसको कंसीडर करेगा, हमेशा याद रखना कंटेंट ऑफ द डीड। तो ये कैसे चार्ज होगी, स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगेगी इसको, एज अ सेल डीड, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, ड्यूटी पे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या, कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज इश्यू करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो भी सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है। जहां पे मैं और तुम अगर डेट सिक्योरिटी इश्यू करें, हमको 10-10% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मैक्सिमम ड्यूटी कितनी होगी, 1%। और अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को रिन्यू किया जाए फर्दर पीरियड के, अपने को तो रिन्यूअल के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बट गवर्नमेंट को रिन्यूअल के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। हालांकि डिबेंचर के केस में अपने को रिन्यूअल में एग्जम्पशन जरूर मिलता है, बट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली लिख दिया। नाउ ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके ऊपर क्या लगती है, अगला है ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर क्या लगती है बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। देखो ध्यान से, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिनका जिक्र कहाँ पे, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 या फिर स्टेट स्टैम्प लॉ के स्केड्यूल 1 में जिन इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है। देन उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, किसको छोड़ के, बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेबल ऑन डिमांड है, क्योंकि वो चेक को एग्जाम करना था इसलिए, ठीक है, प्रोमिसरी नोट के ऊपर लगता है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जो कहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, इंडिया के बाहर ड्रॉ हुए हैं, पर ये एक्सेप्ट होंगे, पे होंगे, एंडोर्स होंगे, नेगोशिएट होंगे, कहाँ पे, इंडिया में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं, बट वो किससे रिलेट करते हैं, राइट्स और प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर क्या लगती है बच्चों, इन सब के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। Now, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, विच आर द इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। पहला, 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, सेल और मॉर्गेज ऑफ एनी शिप और वेसल, एसीजेड में जमीन कौन खरीद रहा है, एसीजेड का डेवलपर। एसीजेड का जो डेवलपर होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपर, वो एसीजेड से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करता है उसके ऊपर उसको क्या नहीं लगती बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स जो बनी कहाँ पे है, इंडिया के बाहर, पे और एंडोर्स भी कहाँ पे होने वाले हैं, इंडिया के बाहर, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इन सब के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है और किसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सिंगल ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बाय सेवरल इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल, ट्रांजेक्शन एक है, ट्रांजेक्शन इज वन, उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है, उसके ऊपर आप क्या पे कीजिए,
प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पे द फुल स्टैम्प ड्यूटी, अदर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर अगर आपने 1 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ तो बच्चों से फॉर एग्जाम्पल एक एल्डर ब्रदर अपने यंगर ब्रदर को, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या कर रहा है, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर रहा है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या कर रहा है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है। उस गिफ्ट के बदले छोटा भाई बड़े भाई को प्रॉमिस कर रहा है कि सर भैया मैं आपको महीने का 10,000 रुपीज पे करूंगा, और अगर मैं कभी आपको 10,000 पे नहीं कर पाया तो मैं एक प्रॉपर्टी आपकी वापस कर दूंगा आपको। तो ये क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन। तो बच्चों गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन, दोनों के ऊपर क्या लगेगी, सेपरेट ड्यूटी। लेकिन मामला कहाँ पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने क्या बोला कि दोनों ही क्या है, सिंगल ट्रांजेक्शन है। तो अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, सॉरी एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बट उस ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो बच्चों, एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर क्या लगेगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके ऊपर आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बाकी के ऊपर आप क्या पे कर सकते हैं, 1 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 4 नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 4 नॉट एप्लीकेबल बोल दो ऐसे केसेस जहाँ पे क्या है बच्चों, उल्टा कर दो, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू व्हाट बेटा, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर। नाउ उल्टा कर दो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स हैं, बट उन सारे मैटर्स को करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सिंगल इंस्ट्रूमेंट, या देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग मैटर हैं, बट आप उनके लिए क्या कर रहे हो बच्चों, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चों, यू आर यूजिंग व्हाट बेटा, आप सिंगल स्टैम्प पेपर या सिंगल स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो बच्चों। तो देर आर व्हाट बेटा, हम्म सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब देर इज वन इंस्ट्रूमेंट और उसी इंस्ट्रूमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अलग अलग मैटर लिख रहे हो जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबके एक पे पूरी और बाकी पे 1-1 रुपए नहीं, यहाँ पे क्या लगेगी, आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ेगी, एग्रीगेट हर एक मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डीड बनाई, डीड पे लिख दिया कि दुष्यंत सर और कृष्णा की पार्टनरशिप को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करें। एक डीड पे हमने क्या लिख दिया कि दुष्यंत सर और कृष्णा की पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। उसी अग्रीमेंट में डिसॉल्यूशन के टाइम पे दोनों को 50-50 हज़ार रुपए मिलेंगे, कृष्णा को भी 50,000, दुष्यंत सर को भी 50,000। लेकिन दुष्यंत सर का 50,000 पूरा मिल गया, कृष्णा को 50 में से 25,000 मिला, और बाकी का 25,000 रुपये क्या होगा, बाकी का 25,000 कृष्णा को 6 महीने के बाद मिलेगा, और नहीं मिलता तो पार्टनरशिप फर्म का एक एसेट कृष्णा को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट पे हमने दोनों चीजें की, पहला पार्टनरशिप को क्या कर लिया हमने, प्लस पार्टनरशिप फर्म का एक एसेट हमने पार्टनर के फेवर में क्या रख दिया, गिरवी भी रख दिया। मुझे बताइए दोनों सेम ट्रांजेक्शन है या अलग अलग दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन, दोनों के ऊपर क्या लगेगी, सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी। तो सेक्शन 4 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप क्या लिखते हैं बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आप या एक स्टैम्प के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, अलग अलग मैटर लिखते हैं। तो याद रखिए हर एक मैटर के ऊपर क्या लगेगी बच्चों, एवरी मैटर विल बी चार्ज टू अ सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बहुत सारे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पार्टनरशिप डीड का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के फर्म के एसेट गिरवी रखना। दूसरा, एक व्यक्ति क्या करता है बच्चों, हाँ जी, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है मॉर्गेज जी के पास, और बोलता है कि अगर इससे मेरा लोन आप रिकवर नहीं कर पाए तो मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला सर्टेन है या अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। उसके बाद एन्यूटी बाय सेवरल पर्सन, 100 लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है, तो एक ही बार ड्यूटी देने की जरूरत है।
5 लोग मिलके एक घर को किराए पे ले रहे हैं, तो 5 बार स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? एक ही बार, घर तो एक ही है, ठीक है। जॉइंट शेयर होल्डर जॉइंटली शेयर ट्रांसफर करते हैं, एक ही बार, शेयर तो एक ही है, भले ही 5 लोग उसको जॉइंटली होल्ड करते थे। इज दैट क्लियर? हाँ जी बच्चों, मैंने 5 लोगों को मेरे बिहाफ पे काम करने की पावर ऑफ अटर्नी, या 5 लोगों ने एक ही इंसान को पावर दी कोई पर्टिकुलर काम करने की, लेकिन वो 5 इंसान अलग हैं, पांचों ने, मतलब मैंने, हम 5 लोगों ने गरिमा को पावर ऑफ अटर्नी दी अलग अलग टाइप का काम करने की। हो सकता है मैटर एक ही हो, बट टाइम, काम के टाइप क्या है, अलग अलग है। हम 5 लोग क्या है, अलग अलग है, तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी बार लगेगी? 5 बार लगेगी। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल टेस्ट? व्हाट इज, मतलब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर क्या है? मेन टेस्ट होता है सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 4 के अंदर आएगा या सेक्शन 5 के अंदर आएगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल, और अगर आप ये बोल सके कि एक ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल है और उस दूसरा ट्रांजेक्शन उसका एंसिलरी है, एंसिलरी मतलब सपोर्टिव है, तो वो ट्रांजेक्शन सेक्शन 4 के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं आपको घर बेच रहा हूँ, तो मैं आपको घर बेच रहा हूँ, एक अग्रीमेंट घर बेचने का हो रहा है और दूसरा अग्रीमेंट जो है घर की सोसाइटी फॉर्म करने का हो रहा है, या फिर घर का पार्किंग बेच रहा हूँ मैं आपको, अलग से पार्किंग ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल एंसिलरी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ पार्टनरशिप डीड कर रहा हूँ, और पार्टनरशिप डीड में ही हम एक अग्रीमेंट, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल एंसिलरी हो सकता है। हाँ, बट अगर मैं और आप सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सेपरेटली क्या हो, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर चार्ज हो। बच्चों तो एक चीज याद रखना है, कोई सेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन 4 के अंदर आएगा या सेक्शन 5 के अंदर आएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू अनुज, थैंक यू। अनुज भी है, बैकग्राउंड काफी शानदार लग रहा है। चलिए बच्चे इधर, तो अच्छा, मैं आपको एक घर किराए पे दे रहा हूँ, 50,000 रुपए में घर का रेंट चार्ज कर रहा हूँ, और 20,000 रुपए में आपसे फर्नीचर का चार्ज कर रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल एंसिलरी है या नहीं है? नहीं, ये दो क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन। सीधी बात है, घर तो बिना फर्नीचर के भी रेंट पे हो सकता है ना, तो ये आपको ध्यान में रख। सेक्शन 6, इंस्ट्रूमेंट कमिंग अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शन। बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसरी नोट के, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट की भी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल कर रहा है और बॉन्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है। ड्यूटी किसके हिसाब से लगेगी? देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट जो प्रोमिसरी नोट की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है और बॉन्ड की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ड्यूटी किसके हिसाब से लगेगी? जिसकी हायर है। सिक्योरिटीज हेल्ड विद डिपॉजिटरी नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, झूठ है बच्चों, ड्यूटी लगती है, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों एक शेयर होल्डर शेयर बेचता है, दूसरे शेयर होल्डर को स्टैम्प ड्यूटी लगती है। एक कंपनी जब अपने शेयर डिपॉजिटरी को देती है फॉर द पर्पस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जब एक कंपनी फ्रेश शेयर डिपॉजिटरी को देती है इश्यू करने के लिए, पब्लिक को इश्यू करने के लिए, पहले डिपॉजिटरी को देते हैं ना, मतलब डिपॉजिटरी फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, सबके इश्यू में स्टैम्प ड्यूटी लगती है। हाँ, बस ये है कि एक डिपॉजिटरी एक डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल के कहाँ पे डालती है? ये डिपॉजिटरी जब आपके इंटर डीमेट अकाउंट शेयर ट्रांसफर करती है, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? फिर आप ट्रांजेक्शन किसका करिए, आप शॉर्ट सेल का कर लिए, फिर डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजेक्शन करिए, सबके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और तरीका भी बताया गया है कि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट कैसे करेंगे, इसका तरीका भी बताया गया है। देन इज व्हाट बेटा, रिडक्शन, रेमिशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटी किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें, किसके ऊपर बच्चों? इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इशू है, डॉक्यूमेंट इशू है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेट्रोस्पेक्टिवली या फिर प्रोस्पेक्टिवली ड्यूटी क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है, रेमिट तुमको देने की जरूरत ही नहीं है, या फिर क्या कर सकती है? कंपाउंड कर, बढ़ा भी सकती है, और प्लस क्या कर सकती है? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो एक प्रकार से सेटलमेंट भी कर सकती है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, दो तरीके से आप स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं, एक है अधेसिव और दूसरा है इम्प्रेस्ड। ठीक है, अधेसिव क्या होता है? चिपकाने वाला। सेक्शन 11 डील करता है किससे बच्चों? अच्छा, व्हाट इज स्टैम्प? स्टैम्प इज अ मार्क, मार्क और अ सील जो हम यूज करते हैं किस लिए बच्चों? टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है ना। अच्छा, और इश्यू किसने किए? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। इश्यू किसने किए? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। चलिए, अधेसिव स्टैम्प। तो अधेसिव स्टैम्प बेसिकली
ये वो स्टैम्प है जिसको हम एक पेपर की शीट पे क्या करते हैं, स्टिक करते हैं, ठीक है। नाउ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अधेसिव स्टैम्प, किस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपन अधेसिव स्टैम्प लगा सकते हैं, जिनके ऊपर मैक्स ऐसे केसेस, ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पे ड्यूटी कितनी है, 10 पैसे की है, या फिर पार्ट ऑफ एक्सेप्ट, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक से ज्यादा कॉपी बनाई है तो फिर उसकी हर कॉपी के ऊपर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, याद है पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज इन पार्ट पेबल इन पार्ट्स। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया, मेड और आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया, ठीक है। अगर आप कोई केस लड़ने जाते हैं हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट के रजिस्टर में अपनी एंट्री मारते हैं, तो वहां पे एंट्री के साथ में आप क्या करते हैं, यस ये लगाते हैं। देन नोटरी, नोटरी वगैरह करने के लिए आज भी कौन से स्टैम्प यूज होते हैं, अडेसिव स्टैम्प। और उसके बाद शेयर ट्रांसफर, कंपनी के जब फिजिकल शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो आज भी हम अडेसिव स्टैम्प यूज करते हैं, ठीक है। इम्प्रेस स्टैम्प, ये वो स्टैम्प है जिनको एक पेपर की शीट पे हम क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं उस पेपर पे जिसपे हम अग्रीमेंट की बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जहां जहां पे अडेसिव स्टैम्प यूज नहीं होता वहां वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इम्प्रेस स्टैम्प। सेक्शन 12 बोलता है कि अडेसिव स्टैम्प आप जब भी लगाएं, आपको अडेसिव स्टैम्प क्या करना है, कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल कर सकते हो बच्चों, क्रॉस मार के, स्टैम्प पे साइन करके, या फिर क्या करके, इनिशियल, या फिर कोई टाइटल लगा दो, मिस्टर मिसेस कंपनी जो लगाने लगा दो, मतलब या फिर जो भी करो, बट क्या नहीं करना है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके कैंसिल होने के बाद वो स्टैम्प क्या ना हो, वो यूज रीयूज ना हो पाए, ठीक है। सेक्शन 13 क्या बोलता है, इम्प्रेस स्टैम्प को कैसे कैंसिल करोगे, कैसे कैंसिल कर सकते हो, या तो लिख कर या फिर साइन करके। कहाँ पे साइन करके बच्चों, उसके फेस पे, ठीक है, फेस मतलब उसके सामने। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो स्टैम्प खरीदता है और जिसने स्टैम्प सेल किया है उसका नाम हम लिख देते हैं फेस पे, और किस पर्पस के लिए और किस डेट को परचेज किया हम वो लिख देते हैं, ठीक है। सेक्शन 14 क्या बोलता है बच्चों, आपने अगर एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, एक स्टैम्प पेपर लिया है, तो एक स्टैम्प के ऊपर, एक इम्प्रेस स्टैम्प के ऊपर आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ही ट्रांजेक्शन आपको लिखना चाहिए, सेकंड ट्रांजेक्शन आपको लिखना नहीं चाहिए, ये ऐसा सेक्शन 14 बोलता है। लेकिन कब लिख सकते हो, अगर वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई अलग ड्यूटी लगती नहीं है, दूसरा सेकंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग ड्यूटी लगती है पर आपने वो अलग ड्यूटी क्या कर दी है, पे कर दी है, और तीसरा सेकंड इंस्ट्रूमेंट कुछ नया ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जो कंसीडरेशन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जो क्या है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट उसको क्या करता है, बस एक्नॉलेज करता है कि वो कंसीडरेशन मिल गया है, ठीक है। और याद रखिए सेक्शन 14 को अगर वायलेट किया तो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो सकता है, फिर अगर आपको याद हो। चल उसके बाद सेम, अरे से सेक्शन 13 14 अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, रिपीट हुआ है, आप चाहो तो कट कर सकते हो। ये देखो, एज पर सेक्शन 15 इंस्ट्रूमेंट दैट कॉन्ट्रावीन सेक्शन 13 और 14 शैल बी कंसीडर्ड इनवैलिड, मतलब स्टैम्प पेपर 13 आपने स्टैम्प इम्प्रेस स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया है, सेक्शन 14 सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिख दिया है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिख दिया है, तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। डी नोटिंग ड्यूटी, व्हाट इज डी नोटिंग ड्यूटी, यस, अगर आपका, आप सेक्शन 4 का फायदा उठा रहे हैं, सेक्शन 4 मतलब भाई अगर आप सेक्शन 4 का फायदा उठा रहे हैं, सेक्शन 4 का अगर आप लाभ ले रहे हैं, ऐसी कूलिंग नहीं कर रहे हैं, ये कांच के कारण हुआ। फिर तो मर जाएंगे, पहले मैं मरूंगा। कहाँ पे, उधर तो सुसाइड ही खा लोगे, हाँ। क्या करने का मन है, इधर इधर, अरे होना चाहिए यार, इसको तो हवा रही हुई। अरे मुझे मुझे तो गर्मी लगती नहीं, आपको पता है ना, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है, इसका मतलब, इसका मतलब गर्मी है, नहीं तो 90% गर्मी केस में तो मुझे गर्मी लगती ही नहीं है। इधर प्लीज, ये इधर देखिए यार, ये विल हैव टू कवर दिस, इसको कवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको पीओपी वॉल बनाना के कवर, बंदी करवाएगा तुम थोड़ी। इधर, ना प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। अभी इस क्लास को बड़ा करने वाले हैं, so ये सब तोड़ ताड़ के वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड इट्स कैपेसिटी। चौधरी साहब लोग तो पूरी गैंग तोड़ने में माहिर है,
चलो इधर इधर डिनोटिंग ड्यूटी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। महाराज जी, महा मगराज जी, अच्छे लग रहे हो सर। यहीं बैठे हैं सारे फैन तो इधर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने वाले सारे लड़के ही है, लग रहा है ये। हो सकता है मैं अलग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने लगा हूं अब। चलिए, प्लीज शेयर होते सारे लोग ध्यान देंगे। चलिए बच्चे, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। देखना दिमाग देख, तो स्विंग तो कर बे। चलिए, वहीं जाके बैठ गया, नहीं हो रहा है, चलो। डिनोटिंग ड्यूटी, व्हाट इज डिनोटिंग ड्यूटी? आपने प्रिंसिपल पे पूरी पे की है, प्रिंसिपल पे आपने पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे की है, एंसिलरी पे कितनी पे की है? 1 रुपए। लेकिन हर बार आपने एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट पे पूरी ड्यूटी पे की है, ये साबित करने के लिए आपको हमेशा किसको लेके जाना पड़ता है साथ में? प्रिंसिपल को। तो आप कलेक्टर को क्या करते हो? एक एप्लीकेशन देते हो, और एप्लीकेशन देके आप कलेक्टर को ये बोलते हो कि सर, ये एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए कि इसके ऊपर भी पूरी ड्यूटी क्या है, पेड है, ताकि मैं हर बार प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ कैरी ना करूं। तो कलेक्टर आपको एक सर्टिफिकेट देता है, और उसके एवज में, उसके बदले में जो आपसे ड्यूटी चार्ज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोटिंग ड्यूटी। टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, अगर इंस्ट्रूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो स्टैंप ड्यूटी कब देनी है? ऑन और बिफोर एग्जीक्यूशन, यस और नो बच्चों? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर एग्जीक्यूशन आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है। सेक्शन 18, अगर इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो कब? जिस दिन इंडिया में आया है उसके कितने महीने के अंदर? 3 मंथ्स, यस और नो बच्चों? और अगर 3 महीने के बाद तुम कलेक्टर के पास गए तो इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग इट, कलेक्टर उसके क्या कर देगा? स्टैम्प लगा देगा, और आपसे क्या चार्ज कर सकता है? वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि आपने क्यों क्यों नहीं लगा पाए बच्चों? रीजनेबल कॉस्ट के चलते, ठीक है? उसके बाद ये ध्यान में रखना बच्चों। ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंडिया में आए हैं फॉरेन से, इनको कब स्टैम्प, इनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कब देनी है? बिफोर द फर्स्ट होल्डर, बिफोर द फर्स्ट होल्डर स्टार्ट्स टू डील इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, सबसे पहले जनरल रूल क्या है बच्चों? स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करोगे? एड वैलोरम बेसिस पे। एड वैलोरम का मतलब एज पर इट्स वैल्यू। अगर फॉरेन सिक्योरिटी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, कोई फॉरेन सिक्योरिटी जो इंडिया में ट्रांसफर हो रही है, कैसे ड्यूटी पे करोगे? सबसे पहले फॉरेन करेंसी को इसमें कन्वर्ट करोगे, इंडियन करेंसी में। कौन से रेट पे? जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, प्रिस्क्राइब का, मतलब जो करंट रेट है, करंट रेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है? दूसरा, अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को सेल की जाती है तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी? अरे मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेजी को सेल करते हैं तो कितनी ड्यूटी लगेगी? अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट प्लस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, दोनों को ऐड कर देना। अच्छा, एक मिनट, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी आप मॉर्गेजी को सेल कर रहे हो तो ड्यूटी कितनी लगेगी? जितने का आपका डेट है वो, प्लस जितने का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो। अच्छा, लेकिन ये तो आप सेल के ऊपर ड्यूटी पे कर रहे हो, लेकिन जब आपने मॉर्गेज किया था तब आपने ड्यूटी पे की थी। तो मॉर्गेज के टाइम पे जो आपने ड्यूटी पे की थी, क्या वो आप यहाँ से यहाँ पे जो ड्यूटी पे करना है उससे माइनस कर सकते हो? यस, लेकिन कब? जब पूरी प्रॉपर्टी, सारी मॉर्गेज प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, नॉट द पार्ट ऑफ इट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आप अपने क्रेडिटर को, इसी का एक पार्ट था, अगर आप अपने क्रेडिटर को क्या करते हो? अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो, किसको सेल करते हो? सेक्शन 24, अगर आप अपने क्रेडिटर को अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हो? सेल करते हो, तो कितनी ड्यूटी पे करनी है? जितना आपका क्या बाकी है, जितना आपका क्या बाकी है, डेट बाकी है, प्लस जितना क्रेडिटर आपको क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे लाभांश को 5,000 रुपये पे करने हैं, मुझे लाभांश को क्या करने हैं, 5,000 पे करने हैं। लाभांश मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मैं डेटर हूँ, लाभांश क्रेडिटर है, मुझे उसको 5,000 रुपये देने हैं। लाभांश मेरी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो उधार कितना है, मुझे कितना पे करना है इसको, 5,000 प्लस, मतलब 5,000 नहीं, मतलब उधार के अलावा लाभांश मुझे कितना दे रहा है, 10,000, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे लगेगी, 5,000, 10,000, 15,000, 15,000, क्यों, 5,000 का तो डेट था ना, वो डेट खत्म हो जाएगा, प्लस वो मुझे कितना पे करेगा, 10,000, तो ड्यूटी कितने पे लगेगी, सेम अमाउंट ऑफ डेट प्लस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, वही वाला नियम लग जाएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद एन्युटी के केस में कितनी लगेगी स्टैम्प ड्यूटी, चलो एन्युटी के केस में स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी बच्चों, देखो एन्युटी इज लाइक, हम समझने के लिए बहुत इजी वे में हम इसको कन्वर्ट कर ले, एन्युटी इज लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी इज लाइक, तो फॉर एग्जांपल एन्युटी का बेनिफिट रिसीव करने के लिए जो हम पॉलिसी लेते हैं, एन्युटी का बेनिफिट मतलब कंपाउंडेड रिटर्न, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो जब हम एन्युटी का बेनिफिट रिसीव करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसको हम एन्युटी कहते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू पे, जब आप क्या करते हैं, एन्युटी के बेनिफिट्स लेने के लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी। तो बच्चों अगर एन्युटी का पीरियड फिक्स है, अगर एन्युटी का पीरियड क्या है, फिक्स है, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने के ऊपर लगेगी, एन्युटी का पीरियड फिक्स है तो फिक्स्ड पीरियड में जितना आप क्या पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा, एन्युटी का पीरियड फिक्स नहीं है अगर, तो बच्चों 20 साल में जितना मैं प्रीमियम पे करूंगा उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। और तीसरा, अगर एन्युटी में कब तक पे करूंगा, जब तक मैं लाइव हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पे करूंगा, तो 12 साल में आप जितना प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको क्या लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इज दैट क्लियर, अरे हाँ है ना। सेक्शन 26 क्या बोलता है कि जो मैं मतलब जो प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रहा हूं, अगर क्या नहीं हो पा रहा है, उसका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कितना ड्यूटी पे करना है, तो यस, तो उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी बच्चों, जो बच्चों सेम डिस्क्रिप्शन का जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस दिन हमने इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया उस दिन कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो सेम टाइप की प्रॉपर्टी से डील करता है, सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, उसके ऊपर जितनी ड्यूटी पे की थी हम आप उतनी ड्यूटी पे कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्स अफेक्टिंग द ड्यूटी टू बी सेट फोर्थ इन द इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लो आपने क्या नहीं पे की है, अगर आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी क्या नहीं की है, पे नहीं की है, तो किस रीजन के चलते, फैक्ट्स अफेक्टिंग द पेमेंट ऑफ करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, किन तथ्यों के चलते आप करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट पे लिखना है। सेक्शन 28, व्हाट इज सेक्शन 28, अपोर्शनमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, प्लीज एवरीवन साइलेंट ध्यान से को। पहला, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी पार्ट में दे रहा हूं तो स्टैम्प ड्यूटी क्या करना है, सेपरेटली हर पार्ट के ऊपर पे करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जॉइंट परचेजर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सेम वो सेपरेट पार्ट में प्रॉपर्टी मिल रही है, तो स्टैम्प ड्यूटी कब देना है आपको, सिंपल है। तीसरा, अब तीसरा देखना, एक परचेजर है, ओरिजिनल परचेजर, एक है सेलर और एक है सब परचेजर। सेलर ने ओरिजिनल परचेजर को प्रॉपर्टी 10,000 में बेची, कितने बेची, लेकिन ओरिजिनल परचेजर के नाम पे प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई, रजिस्टर होने के पहले ओरिजिनल परचेजर ने इस प्रॉपर्टी को सब परचेजर को 15,000 में बेच दी, तो स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगेगी, 15,000 के ऊपर लगेगी, ठीक है। एक और पॉइंट, सेम तीन पार्टी है, ओरिजिनल परचेजर, सब परचेजर और सेलर। इस पॉइंट पे तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, अभी लगेगा नहीं कहाँ किया था, कितने प्यारे बच्चे थे अपन, इधर अभी देखो, अरे नहीं, अरे यार कृष्णा, मैं आज तक जीवन में मैंने गुस्सा किया है, आज तक एक कंसेप्ट, तो कौन सा कंसेप्ट था तुम लोगों ने मुझसे 26 बार पढ़वाया था, कब दिलाओ में, 26 बार, पता नहीं कौन सा तो कंसेप्ट है, मेरे को याद नहीं है, इधर, अरे था यार वो डीम प्रोस्पेक्टस या कोई था।
अरे नहीं 26। अरे 100 बच्चे बैठते थे, 100 में से 25 ने बोल दिया था नहीं समझा नहीं समझा। और और बोलते कब थे, बोलते कब थे, नहीं नहीं, एक बार मैंने कंसेप्ट में फिर नहीं, लेकिन एक चीज है बच्चों, खूबसूरती तो वही है ना, डीजेसी की खूबसूरती तो वही है। इधर देखो, अभी इधर आ जाओ, ये भी एक वही कंसेप्ट है। सेलर ने सेलर ने ओरिजिनल परचेजर को 10 एकड़ जमीन बेची, कितनी? सेलर ने ओरिजिनल परचेजर को कितनी जमीन बेची? ओरिजिनल परचेजर ने अपने पास 2 एकड़ रख ली, कितनी रख ली? 2 एकड़ लेके, 2 एकड़ अपने पास मतलब 2 एकड़ उसने अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली, और 8 एकड़ उसने खुद के नाम पे रजिस्टर नहीं करवाई, किसको दे दी? सब परचेजर को दे दी। तो ड्यूटी किसके ऊपर लगेगी? 2 बार ड्यूटी लगेगी। पहला, सेलर और सब परचेजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर, और दूसरा सेलर और ओरिजिनल परचेज। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मतलब 2 पार्ट में ड्यूटी पे होगी। अरे वैसे ही होगा ना, मैंने आपको 10 एकड़ जमीन बेची, आपने 10 में से कितनी रख ली? 2 एकड़, 8 आपने इनको बेच दी, तो ड्यूटी किसके ऊपर लगेगी? मैं आपको 2 एकड़ बेचा, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। आपने उसको कितनी बेची? 8 एकड़, लेकिन आपने बेची मतलब आपने सिर्फ उसके साथ अग्रीमेंट किया है, बाकी बेचूंगा तो मैं, क्योंकि मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की थी। तो ये हो गया अपोर्शन। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है नोट्स में। मैंने विथ एग्जांपल हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। 10,000, 12,000, 10 एकड़, 2 एकड़। चलो, हु शुड पे द स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा? एग्जाम में आता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्राइंग, मेकिंग और एग्जीक्यूटिंग, कन्वेंस और रिकन्वेंस में ग्रांटी। मैं आपको मॉर्गेज दे रहा हूं तो आपको मिल रहा है, आप पे करोगे। रिकन्वेंस मतलब जब प्रॉपर्टी मैंने लोन रीपे कर दिया, आप मुझे वापस से प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो रिकन्वेंस डेट पे मैं पे करूंगा। शेयर ट्रांसफर केस में ट्रांसफरी, इन केस ऑफ इंड्योरेंस नहीं यार, इंश्योरेंस अदर देन फायर इंश्योरेंस, जो बंदा पॉलिसी इशू करता है। लीज के केस में लेसी, पार्टीशन किस, और प्रोपोर्शनेटली। हाँ, सेल डीड में परचेजर, एक्सचेंज में दोनों पार्टी जो एक्सचेंज किए इक्वल शेयर में क्या करेंगी? ड्यूटी पे करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट, चलिए इधर प्रॉपर स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट मैं कलेक्टर के पास भेज रहा था, वो खो गया। स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, क्या मुझे लायबल माना जाएगा लॉस के लिए अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो? नेक्स्ट आ जाइए, इम्पाउंडिंग। अगला जो डिस्कशन है किसके ऊपर है बच्चों? नेक्स्ट डिस्कशन इज प्लीज हियर। अगला जो डिस्कशन है दैट इज ऑन इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहला बच्चों इधर देखिए, इम्पाउंडिंग के ऊपर मेरे ख्याल से इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे है, तो जिस भी कलेक्टर के जूनियर ऑफिस के ऑफिसर के पास वो इंस्ट्रूमेंट आता है, वो क्या कर सकता है? अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय क्या कर सकता है? इम्पाउंड कर सकता है। इम्पाउंड करने का मतलब होता है जब्त, जब्त करना, ठीक है। जब वो जूनियर ऑफिसर इम्पाउंड करता है तो वो किसको भेजेगा? कलेक्टर को, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट वगैरह, मतलब पेपर पे लिख के, प्लस ये भी बताएगा कितनी पेनल्टी चार्ज की है, ठीक है। तो उधर वो कलेक्टर के पास जाएगा, और इधर जिसका जिसका इम्पाउंड है वो भी कलेक्टर के पास जाएंगे, क्या मांगने के लिए? रिलीफ मांगने के लिए। और अगर कलेक्टर को लगता है क्या कि पार्टीज के साथ गलत हो रहा है, तो कलेक्टर क्या कर सकता है? आपको पेनल्टी क्या कर सकता है? वापस कर सकता है, ठीक है। कलेक्टर को अगर ये लगता है कि नहीं यार, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई ड्यूटी चार्ज होनी नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं बच्चों? तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि नहीं, आपके साथ गलत हुआ है और आपको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई ड्यूटी देने की जरूरत है। लेकिन कलेक्टर को लगता है कि तुम चोर हो साले, तुमने जानबूझ के गलत स्टैम्प ड्यूटी दी है, तो पेनल्टी कितनी की लगा सकता है? 5 रुपए, या फिर जितनी ड्यूटी तुमने कम पे की है उसका कितना टाइम? 10 टाइम्स, दोनों में से कुछ भी कलेक्टर अपने हिसाब से क्या कर सकता है? स्टैम्प ड्यूटी आपसे चार्ज कर सकता है। इज दैट क्लियर?
अच्छा, आपने स्टैम्प ड्यूटी तो सही पे की है बट स्टैम्प पेपर का सही इस्तेमाल नहीं किया तो भी कलेक्टर आपको पेनल्टी रिफंड कर सकता है। यस। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट इसलिए इम्पाउंड हुआ है क्योंकि उसने सेक्शन 13 और 14 को वायलेट किया है तो कलेक्टर क्या कर सकता है, आपको पूरी पेनल्टी वापस कर सकता है। 13 और 14 इज, 13 इज कैंसिलेशन नहीं किया तुमने इंप्रेस स्टैम्प को, 14 इज आपने सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिख दिया, तो इस केस में कलेक्टर आपको क्या कर सकता है, पूरी पेनल्टी वापस कर सकता है। ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट आपको कलेक्टर देगा कि भाई आप क्या गलत किया, ऑफिसर ने सही है, आपने सही स्टैम्प ड्यूटी पे किया, ये क्या है बच्चों, कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। भाई प्रूफ मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, अगर आपको याद हो। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चों कलेक्टर के सामने क्या होता है, कोई अनस्टैम्प्ड रिसीट आती है, कलेक्टर के सामने अगर क्या आती है, अनस्टैम्प्ड, तो कलेक्टर पार्टी से क्या बोलता है, पेनल्टी पे करो और उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, स्टैम्प्ड रिसीट के साथ। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सेक्शन 45, एप्लीकेशन टू होम बच्चों। कलेक्टर के डिसीजन से आप खुश नहीं है, कलेक्टर ने आपके ऊपर, देखो कलेक्टर के ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई और कलेक्टर ने पेनल्टी को क्या कर दिया, बोला कि नहीं पेनल्टी तुम्हारे खिलाफ सही लगी, तुम सच में डिफॉल्टर, तो अगर सेक्शन 35 के अंदर आपने पेनल्टी पे की है, सेक्शन 40 के अंदर आपने पेनल्टी पे की है, तो कितने साल के अंदर, ओए 1 साल के अंदर तुम किसके पास जा सकते हो, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, ये चीफ कंट्रोलिंग है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जा सकते हो। ठीक है। और चीफ कंट्रोलिंग वाला क्या कर सकता है, अरे चीफ कंट्रोलिंग वाला क्या कर सकता है, तुमको क्या वापस कर सकता है बच्चों, तुमको पेनल्टी क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। इज दैट क्लियर, ये पेनल्टी रिफंड करवाने के लिए आ रहे हो, और तुमको ड्यूटी अगर जरूरत से ज्यादा चार्ज किया तो 3 महीने के अंदर जाना है। पेनल्टी रिफंड के लिए कब जाना है, चीफ कंट्रोलिंग वाले के पास 1 साल के अंदर। और अगर पेनल्टी सॉरी ड्यूटी जरूरत से ज्यादा चार्ज की, तुमको लग रहा है कि कलेक्टर ने जरूरत से ज्यादा ड्यूटी चार्ज करी, तो जिस दिन डिसीजन आया उसके कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर तुम जा सकते हो। जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, तुमने क्या नहीं किया, तुमने अगर अनड्यूली गलत तरीके, मतलब तुमने स्टैम्प ड्यूटी सही तरीके से अगर क्या नहीं की है, पे नहीं की है, तो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो अगर आपने सही तरीके से स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की। पहला, हाँ जी क्या होगा, इट इज ट्रीटेड दैट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिलीज, और एक बार आपने सही ड्यूटी पे नहीं की, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, बट कोर्ट उस एविडेंस को बतौर एविडेंस, कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को बतौर एविडेंस क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, अगर सही स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन नीचे लिखे हुए केसेस में, ओए नीचे लिखे हुए केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है, यस, अनड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट को भी नीचे लिखे हुए केसेस में कोर्ट क्या मान सकता है, एविडेंस मान सकता है। कौन कौन से केसेस हैं, क्रिमिनल कोर्ट में रिसीट को मान सकते हैं, यस, आप क्या कर दो, पेनल्टी वगैरह पे करके ले आओ। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट 2 इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुआ है, 2 लेटर्स के थ्रू है, उनमें से कोई भी एक लेटर अगर स्टैम्प्ड है, उसके बाद अगर मेन मैटर के लिए एज एन एविडेंस में एडमिट हो रहा है या कोलेटरल मैटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड के ऊपर हमने स्टैम्प ड्यूटी भरी है बट उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, तो चलता है। तो मेरा और आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं है, वो उस क्लॉज से देख सकते हैं, भले उसके ऊपर हमने अलग से ड्यूटी पे नहीं की कि कोलेटरल मैटर है वो। उसके बाद अच्छा, ये सबसे बढ़िया प्रोविजन है क्या, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनसफिशिएंटली स्टैम्प था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो क्या था, इनसफिशिएंटली स्टैम्प था, आप क्या कर सकते हो बच्चों, हाँ जी बच्चों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इनसफिशिएंटली स्टैम्प था, आप उसके ऊपर कितना, 5 रुपए या फिर 10 टाइम्स ऑफ डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी भर दो, कोड उसको क्या मान लेगा, एविडेंस मान लेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, आप उसके ऊपर ड्यूटी पे कर दीजिए, कोड उसको क्या मान लेगा, एविडेंस मान लेगा। ठीक है, चलिए नाउ उसके बाद सेक्शन 36 क्या बोलता है बच्चों, एक बार इंस्ट्रूमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया एज एन एविडेंस, उसके बाद चेन्नई से कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, कब, अगर उस कोर्ट के डिसीजन को किस में चैलेंज किया जाता है, अपील में चैलेंज किया जाता है तो बात अलग है, नहीं तो कोर्ट ने एक बार क्या कर लिया, कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंट को एक बार एज एन एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, ना ही उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर। सिर्फ सेक्शन 61 में एक केस बताया गया जब उस कोर्ट का डिसीजन क्या हो, चैलेंज हो।
कंफ्यूजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के ऊपर क्या है कंफ्यूजन है, तो आप कहाँ जा सकते हैं बच्चों? आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं और कलेक्टर से बोल सकते हैं कि मुझे करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी बता दीजिए। कितने टाइम के अंदर जाएंगे बच्चों? कितने टाइम के अंदर? यस, 1 महीने के अंदर, जिस दिन आपको एग्जीक्यूट किया है उसके 1 महीने के अंदर, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट अगर इंडिया के बाहर था और इंडिया जब आता है उसके कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर जा सकते हैं आप कलेक्टर के पास कि क्या जानने के लिए कि यस कि आप इसकी करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी बता दीजिए। उसके बाद इंटीमेशन टू कलेक्टर रिगार्डिंग व्हाट बेटा? इनसफिशिएंट ड्यूटी। बच्चों अगर आपने क्या नहीं किया बच्चों, आप आपने सही स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप खुद से कलेक्टर को बता सकते हो कि मैंने किसी के चलते किसी मिस्टेक या सेक्शन 41, अगर आपने सही स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है तो आप खुद से कलेक्टर को बता सकते हो किसी गलती के चलते या एक्सीडेंटली मैंने क्या नहीं पे की है, सही स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है। कितने टाइम के अंदर बच्चों? 1 साल के अंदर आप बता सकते हो, और कलेक्टर आपको बता देगा कितनी डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी है, और आपको इसके बारे में क्या दे देगा, ये आप डेफिसिट पे कर दीजिए, कलेक्टर आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, और वो सर्टिफिकेट प्रूफ होगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैम्प ड्यूटी आपने क्या दी थी, सही दी थी। लेकिन 1 साल के अगर बाद गए तो कलेक्टर उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है। उसके बाद एडमिशन ऑफ व्हाट बेटा? improperly stamped instrument. Next is admission of improperly stamped instrument. इधर देखिए सेक्शन 37 के अंदर हमने अपॉर्चुनिटीज गिवन टू अ पार्टी ऑफ गेटिंग अ मिस्टेक रेक्टिफाइड व्हेन द स्टैम्प ऑफ प्रॉपर अमाउंट। बट बच्चों अगर आपने स्टैम्प क्या कर लिया है, स्टैम्प ड्यूटी आपने सही तो पे की है, बट आपने स्टैम्प गलत डिस्क्रिप्शन का यूज कर लिया, शायद आपने नोटरी वाला स्टैम्प यूज कर लिया है, या फिर आपने इम्प्रेस्ड के बदले आपने शायद अधेसिव यूज कर लिया है, तो इस केस में कलेक्टर आपको रिलीफ दे सकता है, कलेक्टर आपके स्टैम्प आपको क्या कर सकता है, रिप्लेस करके दे सकता है। सिक्योरिटीज डेल्ट विद डिपॉजिटरीज आर नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, याद है आपको? बस ये तो अपने को पता है, लेकिन मतलब कुछ पता, मतलब हमको तो पता है स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने क्या कर दिया है बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का उन्होंने क्या कर दिया है, तरीका बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्टॉक मार्केट वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कैसे कलेक्ट करेंगे, तो बच्चों याद रखिए, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, या फिर डिपॉजिटरीज, या फिर डिपॉजिटरीज क्या बन सकते हैं बच्चों, कलेक्टिंग एजेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टैम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट करेगा, हु विल कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? कलेक्टिंग एजेंट। स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरीज, ये क्या बन सकते हैं, कलेक्टिंग एजेंट बन सकते हैं, और ये स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे करेंगे, हाँ या ना? ओके, क्या ये अपना कमीशन भी काट सकते हैं, ये जो पे करेंगे अपना कमीशन एडजस्ट करके पे करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये अपना एडजस्ट कमीशन एडजस्ट कितना 0.1% ना, नहीं 0.2% क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। और पे कब करेंगे बच्चे स्टैम्प ड्यूटी? मंथ खत्म होने के कितने, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, नहीं 3 वीक्स के अंदर। जैसे जनवरी में जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट की उसके कितने वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर क्या करेंगे बच्चों, ये स्टैम्प ड्यूटी आपको क्या कर देंगे, स्टेट्स को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। इज दैट क्लियर? चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो, तो 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने, पहला कलेक्टिंग एजेंट कलेक्ट करेंगे, दूसरा मंथ खत्म होने के 3 वीक्स के अंदर पे करेंगे, और वो अपना कमीशन 0.2% क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कौन से स्टेट को मिलती है स्टैम्प ड्यूटी? जिस स्टेट में कौन रहता है, जिस स्टेट में शेयर खरीदने वाला है, जिस स्टेट में ट्रांसफरी क्या करता है, या दो जो भी पार्टी जिस स्टेट में रहती है, जिस पार्टी ने ट्रांजेक्शन किया है वो जिस स्टेट में रहती है, स्टैम्प ड्यूटी किसको, दोनों को लगता है ना बच्चों, बायर और सेलर दोनों को लगता है। ठीक है, तो जिस स्टेट में रहती है बच्चों उसको लगेगा। अच्छा, अगर पार्टी इंडिया के बाहर है तो यहाँ पे क्या है, नहीं नहीं, जहाँ पे पार्टी अगर इंडिया के बाहर है तो इधर देखो, एक रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन बायर है, और अगर बायर इंडिया के बाहर है तो जहाँ पे क्या है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ ट्रेडिंग मेंबर और ब्रोकर ऑफ सच बायर, जहाँ पे वो ब्रोकर का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ब्रोकर अगर कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है। और अगर कोई ब्रोकर नहीं है, तुमने मार्केट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन किया किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं किया, तो जहाँ पे क्या है, जिस स्टेट में किसका ऑफिस है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ऑफिस है। ठीक है,
तो इसके इसको क्या मिलेगी बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अच्छा सेलर को भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो सेम रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेलर के लिए ऊपर भी एप्लीकेबल होगा बच्चों। ई स्टैंपिंग, व्हाट इज ई स्टैंपिंग? क्या है? अरे मुझे घर में- भाई चेक करना टेम्परेचर इन इंदौर। यार 41 42 तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ यार हम तो 45 में नाचे। ई स्टैंपिंग, सनातन संतना मंडल, कौन सा चैप्टर हो गया है? अभी जल्दी करो, ये 9 मिनट में खत्म करना है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा इस चैप्टर को। ई स्टैंपिंग, ओए व्हाट इज ई स्टैंपिंग? इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग कुछ भी नहीं, किसके पास जाना है आपको? ओए आपको जाना है स्टॉक होल्डिंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको हमने क्या बनाया है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास क्या करना है बच्चों, आपको अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना है इनके ऑफिस में। इनको आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप क्या कर दो, इनको पैसे दे दो। ये आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, और आपकी ड्यूटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ये आपको सर्टिफिकेट देंगे, क्या देंगे, ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट देंगे। टाइम नहीं लगता ई स्टैंपिंग में। ई स्टैम्प के जो सर्टिफिकेट्स हैं बहुत एक्सेसिबल हैं। उसके बाद कॉस्ट सेविंग है। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं टेम्पर प्रूफ सर्टिफिकेट होते हैं। टेम्पर प्रूफ मतलब अरे इसमें तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी होता है, यूजर फ्रेंडली है बच्चों, ठीक है। उसके इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अगर आपको याद हो, वेरिफिकेशन ऑफ ई स्टैंपिंग। जो ई स्टैंपिंग को वेरीफाई करना बहुत आसान होता है, मतलब जो आपको नंबर मिलता है उस नंबर के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, मतलब कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि हमारा दिमाग मान ही नहीं पाता कि इतना इजी पूछा है। तो बोल रहे ई स्टैम्प सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करना है, डेट, सर्टिफिकेट नंबर, स्टैम्प ड्यूटी कौन सा पे किया आपने, किस टाइप, कौन से मतलब स्टैम्प ड्यूटी का टाइप बताओ, नोटरी वाला है या कौन सा वाला है, डेट बताओ, आपको अल्फा, ये सब डिटेल डाल दो तो क्या होगा बच्चों, आपको समझ सब वो बता देंगे बच्चों। नाउ ऑथराइज कलेक्शन सेंटर क्या है बच्चों, जो ये बेसिकली फ्रेंचाइजीज हैं स्टॉक होल्डिंग की, जो क्या करती हैं, ड्यूटी कलेक्ट कर सकती हैं इनके बिहाफ पे। ये सारे तरीकों से आप स्टॉक होल्डिंग में पैसे पे कर सकते हो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेना एक बार। नेक्स्ट इज अलाउंस फॉर स्टैम्प। व्हाट इज अलाउंस फॉर स्टैम्प? डिस्ट्रॉय हो गए, किस पर्पस के लिए, ओए आप कब कब अलाउंस मांग मांग सकते हो? अलाउंस मतलब बेसिकली एक तरह से रिफंड हो गया, नए स्टैम्प पेपर हो गए। इधर देखो, अगर आपका स्टैम्प पेपर क्या हो गया है, अगर आपका स्टैम्प पेपर इनएडवर्टेंटली या एक्सीडेंटली क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर अनफिट बन गया, ठीक है, सारी पार्टीज ने साइन नहीं किया इसलिए यूजलेस बन गया। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ तो किया था पर वो अभी तक क्या नहीं हुआ है, एक आध पार्टी की क्या हो गई, डेथ हो गई, इसलिए ट्रांजेक्शन ही वॉइड बन गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, बट बाद में क्या समझ में आया, और इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट तो हो गया बट बाद में समझ में आया कि एक पार्टी पागल थी, मतलब वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट, पहले गरिमा ने बोला था मैं 10,000 रुपये तो दे दूंगी, मैं स्टाम्प पेपर लेके आया उधार, सब कुछ एग्रीमेंट बनाया, उसके बाद गरिमा ने मना कर दिया। उसके बाद एक पार्टी साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये सारे केसेस पार्टीज ने गलती से नया स्टैंप यूज कर लिया, पुराना स्टैंप रखा था बट स्टिल पार्टी ने क्या कर लिया, सब्सटीट्यूटेड स्टैंप यूज कर लिया। तो इन सारे केस में क्या कर सकते हैं अपन, इन सारे केस में क्या कर सकते हैं, हम कलेक्टर से रिफंड मांग सकते हैं, अलाउंस मांग सकते हैं। कितने टाइम के अंदर अलाउंस मांगने जाओगे, ओए अलाउंस मांगने कितने टाइम के अंदर जाओगे, जितना टाइम सेक्शन 50 में लिखा हुआ है। ओए कोई पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट पे एक्ट करने से मना कर दिया तो कितने महीने के अंदर जाओगे,
फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प पेपर लिया तो है, एग्जीक्यूट तो किया हुआ है। इन केस नो इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैम्प पेपर, मतलब आपने स्टैम्प पेपर खरीदा ही है बट उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो कितने महीने के अंदर? 6 महीने के। कहाँ से 6 महीने? जिस डेट को वो स्टैम्प स्पॉइल हुआ था। स्पॉइल मतलब यूजलेस बन गया जिस डेट से वो इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद एक ही पार्टी ने साइन किया पर सारी पार्टी ने साइन नहीं किया, कितने महीने के अंदर जाओगे? जो डेट लिखी है, और अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो जिस डेट को एक ही पार्टी ने साइन किया था वहां से आप 6 महीने के अंदर जा सकते हो। अगर स्पॉइल स्टैम्प कहाँ पे यूज हुआ है? ओए, स्पॉइल स्टैम्प कहाँ पे साइन हुआ था? इंडिया के बाहर। तो स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी कब पे करोगे? इंडिया आने के कितने महीने के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपने स्टैम्प पेपर परचेज तो किया बट उसको उसको आप यूज़ नहीं कर पाए और उसके बदले आपने सब्सटीट्यूटेड स्टैम्प पेपर यूज़ कर लिया, तो कितने महीने के अंदर? जिस दिन आपने सब्सटीट्यूटेड स्टैम्प यूज़ किया उसके कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर आप रिफंड मांगने के लिए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेक्शन 151 एंड 53। 51 क्या है? अरे तुमने ये कंपनीज वगैरह प्री स्टैम्प्ड प्रिंटेड फॉर्म खरीदती हैं, ऐसे फॉर्म जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी क्या है, पेड है, वो शेयर ट्रांसफर वगैरह के लिए। तो अगर तुम्हारे वो काम का नहीं है तुम उसके ऊपर रिफंड मांग सकते हो गवर्नमेंट से, कलेक्टर से, हाँ या ना? कलेक्टर रिफंड तो देगा बट कितना काट लेगा? यस, कलेक्टर 10 पैसा काट सकता है बच्चों 1 रुपए के ऊपर। 10 पैसा मतलब 10% ना। हम्म। दूसरा, नहीं, 10 पैसा फॉर वन एवरी रुपी। उसके बाद ओए, स्पॉइल और मिसयूज जो स्टैम्प थे तुम्हारे ऊपर, फट गए थे, गल गए थे, तो उसका रिफंड कलेक्टर कैसे देगा? या तो आपको दूसरा स्टैम्प दे देगा उसके बदले, या फिर क्या दे देगा बच्चों आपको? दूसरे डिस्क्रिप्शन का स्टैम्प दे देगा, या फिर आपको रिफंड दे देगा। रिफंड देते टाइम कितना काटेगा? 10 नया पैसा काटेगा। ठीक है। सेम, ये भी वही है बच्चों। चलो इधर आ जाओ। टेकिंग कॉग्निजेंस, क्या कलेक्टर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है? अगर कलेक्टर को लगता है कि जानबूझ के आपने स्टैम्प ड्यूटी को क्या किया है, इवेड किया है, तो कलेक्टर क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। हाँ, लेकिन याद रखना कोर्ट खुद से इंटरफियर, कोर्ट मैटर को खुद से कॉग्निजेंस में नहीं लेगा। कलेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया ऑफिसर क्या करेगा बच्चों? जब कंप्लेंट फाइल करेगा तभी कोर्ट क्या कर सकता है? उस मैटर को एंटरटेन कर सकता है। रेफरेंस एंड रिवीजन कुछ नहीं बच्चों, नीचे वाले कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और हाई कोर्ट को लगता है कि नीचे वाले कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं दिया स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, तो हाई कोर्ट रिवाइज कर सकता है नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाई कोर्ट खुद से भी रिवाइज कर सकता है नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को। अगर हाई कोर्ट को क्या लगता है कि नीचे वाले कोर्ट ने सही तरीके से, ये हो गया हाई कोर्ट खुद से रिवाइज कर सकता है। रेफरेंस कब होगा? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, या फिर नीचे वाले कोर्ट को कोई कंफ्यूजन है स्टैम्प ड्यूटी को लेके, तो क्या वो मैटर हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं? और जब आप हाई कोर्ट को मैटर रेफर करो तो आपको क्या करना है? हाई कोर्ट को सारी डिटेल्स देनी है ट्रांजेक्शन की, और हाई कोर्ट जो डिसीजन दे देगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। नीचे वाले सेक्शन 61, नीचे वाले कोर्ट ने कुछ बोल दिया कि स्टैम्प ड्यूटी का रेट इतना है, बट नीचे वाले कोर्ट का डिसीजन चैलेंज होकर कहाँ गया? ऊपर वाले का कोर्ट गया, सुपीरियर कोर्ट गया। सुपीरियर कोर्ट ने बोल दिया नीचे वाले कोर्ट का डिसीजन गलत है, तो सुपीरियर वाले कोर्ट का डिसीजन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। चलिए बच्चों, उसके बाद ये बच्चों ये ध्यान में रखना, ये पेनल्टीज वगैरह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं बच्चों ये लोग, ये तो याद करनी पड़ेगी स्टैम्प एक्ट के अंदर। शेयर वारंट नहीं लगाया, 500 रुपए। अधेसिव स्टैम्प कैंसिल नहीं किया, 100 रुपए। फैक्ट अफेक्टिंग स्टैम्प ड्यूटी डिस्क्लोज नहीं किया, 5,000 रुपए। अधेसिव स्टैम्प नॉट कैंसल, 100 रुपए। फ्रॉड करने की नियत से इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करो, 5,000। तो ये सारी चीजें याद रखना। इज दैट क्लियर? और मैटर कौन से केस कोर्ट में जाएगा? सेकंड क्लास और उसके ऊपर वाले मजिस्ट्रेट। तो सेकंड क्लास तो सबसे नीचे वाला होता है ना बच्चों, आज ही तो पढ़ा है अपन ने, और उसके ऊपर वाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा बच्चों?